अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को। मेरा नाम काजी इश्तियाक है। मैं दुबई में होता हूँ और मेरा असल जो तल्लक है वो आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली का चुड़ोई के चावला गांव से है। आज का जो मौजू है बात करने का वो यह है कि आज से कुछ अर्सा कबल मादी चीज़ों का और इल्मी और अकली चीज़ों का सफ़र एक ही तरह से होता था कि उनके लिए या तो वो जाके चीज़ें हासिल करनी पड़ती थी या चीज़ों को अपने तक आना होता था। वही जो ज़राए आमद व रफ्त और रसूल और रसाइल हैं वो सब ज़रूरी होते थे दोनों चीज़ों के लिए, मादी चीज़ों के लिए भी और इल्मी और अकली चीज़ों के लिए भी। लेकिन दौर के बदलने से क्या फ़र्क पड़ा, मादी चीज़ों में तो इंसान की जो है ना वो नहीं है उसकी अप्रोच, उसको वो सफ़र उस तरह से करना ही है, उसको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लेके किसी जगह जाना ही जाना है उनको। लेकिन इल्मी चीज़ों में क्या हुआ कि अब ये नहीं हुआ कि एक तसलसल के साथ चीज़ें एक जगह से शुरू हुई हैं। जैसे इस्लाम है, इस्लाम मक्का में नाज़िल हुआ और तसलसल के साथ चलता और चलता चलता किसी दुनिया के दूसरी जगह पे पहुंचेगा और बीच में कोई गैप नहीं आप छोड़ सकते। जैसे अगर इस्लाम को ईरान और अफ़गानिस्तान से गुजरे बगैर उज़्बेकिस्तान में इस्लाम नहीं जा सकता था, चाइना में नहीं जा सकता था। तो एक तरफ से सफ़र शुरू होता था किसी चीज़ का, इल्म का या जो भी था, तो वो दूसरी जगह जाता था। इसी तरह जैसे तेल अगर सऊदी में है तो सऊदी से अगर तेल चाइना की तरफ सफ़र करेगा तो बीच के रास्तों से होके जाना पड़ेगा। वो आज भी सेम है, वो किसी फैक्ट से नहीं जा सकता, किसी और तरीके से नहीं जा सकता। लेकिन इल्मी चीज़ों में क्या हुआ कि इल्म का सफ़र डिफरेंट हो गया है। अच्छा, पहले क्या होता था कि आप एक ज़हन में बना लेते थे कि अगर उसे कुछ आपसे कोई कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ इल्म होगा तो आप उसको सफ़र के हिसाब से नापते जाते थे कि अच्छा यहाँ से ये रास्ता जाता है, यहाँ से आलम गए होंगे, यहाँ से फाजल गए होंगे, यहाँ से स्टूडेंट्स जो भी लोग थे गए और आए होंगे। ये जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं थोड़ा साइड पे है, तो इसमें डेफिनेटली उतने आलम, उतने स्टूडेंट, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे जितना कि इस फलां वाले रास्ते में होंगे। जैसे कुछ आप आज भी देख लो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इलाके, जिन इलाकों से इन्वेडर्स आए वो काबल से लेकर दिल्ली तक गए, तो उन इलाकों के पास पास जो जगह हैं वो आज भी तरक्की याफ्ता हैं कामों के हिसाब से, वहाँ पे ज़्यादा इल्म वाले लोग थे। लेकिन अगर उन इलाकों से जो दूर जगह थी वो दूर दराज शुमार होती थी। मुख्तसर बात को करता हूँ कि आज के दौर में कोई जगह जो है वो इल्म और अकल के हिसाब से दूर दराज नहीं रही। दुनिया पूरी का इल्म एक क्लिक में आपके घर में, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं, आपके पास पहुंच जाता है। आप अपनी कोई बात दुनिया में करना चाहते हैं तो वो भी एक सेकंड में दुनिया के किसी दूसरे कोने में बात पहुंच जाएगी। तो वो जो एक बीच में गैप होते थे कि फ़लाँ इलाका जो है वो मेन जगह पे लगता है तो वहाँ पे इल्म होगा, और जो साइड के इलाके हैं, जो मज़ाफ़ात हैं किसी जगह के, वहाँ पे इल्म कम होगा, वो बात ख़त्म हो गई है। इस दौर ने क्या अच्छी बात पैदा की है कि इल्म के लिए सफ़र करके जाना या इल्म का सफ़र करके किसी और ज़रिए से आना, अब वो बात नहीं रही। आप डायरेक्ट हैं चीज़ें, आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के दुनिया के किसी जगह इल्म ले सकते हैं और किसी जगह इल्म खुद अपनी तरफ से कोई चीज़ पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग है। इससे क्या हुआ कि जो पहले इलाके गंवार शुमार होते थे, अनपढ़ होते थे, दूर दराज होते थे, अब इल्म अकल के हिसाब से कोई चीज़ दूर दराज शुमार नहीं होती है। बहुत बड़ी तब्दीली है ये। इस तब्दीली का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है और इसका नुकसान कैसे होता है? अगर हमने ही दुनिया सारी की इन्फॉर्मेशन सिर्फ लेनी है तो जो लोग बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपको नॉलेज फ्राहम कर रहे हैं, उनको पैसे जाते हैं इस चीज़ के। अगर हमने इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी एफर्ट्स लगा के कहीं चीज़ें सेंड करनी है, भेजनी है कहीं पे, तो इस तरफ हमें पैसे आएंगे। इस चलती दुनिया में ये जो कारोबार है इसमें अगर आप स्किल्ड हैं तो आप पैसे कमाएंगे। वरना क्या होता है कि ताश के गेम की तरह जो अच्छा खिलाड़ी है जब वो पत्ते बिखेरते हैं तो आखिर पे वो समेट के अपनी तरफ ले आता है, और जो नया खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी नहीं है, उसकी तरफ से सारे पत्ते उसके चले जाते हैं। तो ये नई दुनिया में एक नया कंपटीशन आ गया है चीज़ों के अंदर, हमें इसके अंदर compete करना है।
مقابلہ کرنا ہے اس کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو یہ موقع دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز میں کمپیٹ کریں، مقابلے کی فضا میں آئیں، جلدی سے جلدی لرن کریں ان چیزوں کو، سیکھ جائیں ان چیزوں کو، تاکہ جو نئی دنیا کی ضروریات ہیں، جو کمپٹیشن ہے، اگر ہم کمپیٹیبل نہیں ہوں گے تو ہم زمانے سے پھر پیچھے رہ جائیں گے ایک دفعہ۔ تو ہر وہ قوم کامیاب ہے جو چلتے زمانے کے ساتھ خود کو اس کے مقابلے کے لیے تیار کھڑی کرتی ہے۔ تو نیا زمانہ جو آ گیا ہے اس میں علم اب اس طرح سے چل رہا ہے، آپ کی ہر طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہیں، تو ہمارا انٹرنیٹ کے اوپر فاسٹ ہونا، سمجھدار ہونا، عقل مندی سے کام کرنا، کیا کہتے ہیں اس کو، چستی چابک دستی سے کام کرنا، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہو گئی ہیں۔ تو اس مقابلے میں کبھی بھی اپنے بچوں کو پیچھے رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کے ہاں اسکول ہیں تو وہ اسکول اتنے جدید ہونے چاہیے کہ دنیا کی کوئی انفارمیشن جو ہے وہاں سے باہر نہ ہو۔ آپ صرف وہ روایتی اسکولوں کے حساب سے نہیں چلیں۔ اپنے بچوں کو آپ کسی انفارمیشن سے روک نہیں سکتے، وہ دنیا کی کسی بھی طرح کی ہے۔ اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکیں، تاکہ جب وہ اس کو ہینڈل کرنا سیکھ جائیں گے تو وہ اس کا نقصان نہیں ہوگا ان کو۔ اگر ہم ان کو پیچھے پیچھے رکھیں گے، چھپا چھپا کے رکھیں گے، اس کے ساتھ لرن کرنا نہیں سکھائیں گے، اس کو ہینڈل کرنا نہیں سکھائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے چلتے زمانے سے پیچھے ہو جائیں گے، اور ہم پھر جو ہے نا ایک دہا 10-20 سال زمانے سے پیچھے چل رہے ہوں گے اور نقصان میں چل رہے ہوں گے۔ سو نئی انفارمیشن کو فار گرانٹیڈ نہیں لیں، اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو وہی والی بات ہے کہ جس طرح ہم پہلے جیسے میں مثال دینے لگا ہوں، جب دنیا میں انگلش چل رہی تھی تو جو سیانے بندے تھے انہیں پتہ تھا کہ انگلش وقت نیکسٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے بعض لوگوں نے، کسی نے مذہب کا نام لے کے، کسی نے کلچر کا نام لے کے، کسی نے کیا نہ کیا نام لے کے ہمیں انگلش سیکھنے سے دور کیا۔ جب کمپیوٹر کا دور آیا، ہم پھر 20 سال بعد ہم نے اس کو جا کے اپنایا۔ تو انڈرسٹینڈنگ کس چیز کا نام ہے کہ اگر آپ عقل مند ہو تو آپ کو جیسے اس زمانے کی نبض جو ہے اس پہ ہاتھ رکھیں، جیسے وہ دیکھیں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، آپ کو بھی اس تبدیلی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس کے اندر جھونکنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس کو پیچھے باہر رکھیں گے تو وہ اور زمانہ تھا کہ آپ الگ سے آئسولیٹ ہو کر رہ سکتے تھے۔ اس زمانے میں آئسولیٹ ہو کے نہیں رہا جا سکتا۔ سو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آفت آپ کے سر پہ پڑنی ہے، یہ ڈھول آپ نے بجانا ہی بجانا ہے، تو پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ بجانا ہے، پھر صحیح کر کے بجائیں اس کو۔ سو آپ اپنے بچوں کو، خود کو، جہاں پہ ضرورت ہے اس چیزوں کی، جدید سے جدید کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی ان کو پیچھے رکھنے کی، چھپا کے رکھنے کی، آئسولیٹ رکھنے کی کوشش نہ کریں، اور جدید علم میں جہاں تک وہ جلدی جلدی سرائیت کر سکتا ہے ان کے اندر، وہ جلدی جلدی سیکھ سکتے ہیں اس کو اندر، اتنا ہی زیادہ ان کے لیے ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی جو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ بہت شکریہ۔